हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए साइंस के सुपर 30% हम करने वाले हैं। और ये वो पर्सन है जो बार बार आपके रेलवे के एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, रिपीट होने वाले पर्सन आज हम करने वाले हैं। तो एक एक पर्सन आपके लिए शानदार होने वाला है और ये पर्सन आपको हमेशा ध्यान में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिपीट होते हैं, रेलवे के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए पर्सन है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की पहले पर्सन से। और हमारा आज का पहला पर्सन है कि मनुष्यों में हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जो हाइपरमेट्रोपिया रोग होता है, देखिए इस रोग को समझिए, होता क्या है, ये आंखों से संबंधित होता है। पहले तो हम इसके बारे में बात कर लें। आंखों से संबंधित होता है। आपने पढ़ा होगा दूरदृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु तो हमें साफ दिखाई देती है, लेकिन जो पास की वस्तु होती है उस पर फोकस बहुत कम होता है। कहने का मतलब पास की वस्तु हमें साफ अच्छे से नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार से उसमें क्या होता है, जो हमारे आंख का लेंस होता है उस लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब हमारे आंख की जो अभिसारी क्षमता है, कौन सी क्षमता, अभिसारी क्षमता, वो अभिसारी क्षमता कम हो जाती है, जिससे हमें जो निकट की वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देती। कहने का मतलब जो हमारे आंख का लेंस है वो निकट की वस्तु पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। इसी वजह से चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हमारे जो आंख का लेंस है उसकी अभिसारी क्षमता को बढ़ा सके। कौन सी क्षमता को? अभिसारी क्षमता को बढ़ा सके। और दूरदृष्टि दोष को ही हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष को ही कहते हैं। अब आ गई होगी आपको बात समझ में कि यहां पर आपसे पूछा क्या है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अभी मैंने बताया था यहां पर चश्मे में जो है वो अभिसारी क्षमता बढ़ाने के लिए आंख के लेंस की, तो उसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए, एक तो दूरदृष्टि होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है। दोनों में उल्टा सिस्टम है कि दूरदृष्टि दोष में ध्यान रखना, दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार से बात करें निकट दृष्टि दोष में, इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। तो यहां पर हाइपरमेट्रोपिया के बारे में आपसे पूछा है तो यह आएगा उत्तल लेंस। इसमें ठीक करने के लिए, इस रोग को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आ गई बात समझ में कि किस प्रकार से यह रोग होता है दूरदृष्टि दोष, और इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का ही क्यों प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो आंख का लेंस होता है उसकी अभिसारी क्षमता कम हो जाती है और उस अभिसारी क्षमता को बढ़ाने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किन दो तरीकों से प्रतिरोधों को जोड़ा जा सकता है? ऐसे कौन से दो तरीके हैं जिनसे जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध आर से डिनोट करते हैं, प्रतिरोधों को जोड़ा जा सकता है। तो हमने पढ़ा एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी में ऐसा लिखा गया है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो हमारा ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, एकदम सही होगा। प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में ज्ञात करना है तो होगा R बराबर R1 R2 R3। ठीक है, इसके बाद यदि समांतर क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करना है तो 1/R1
1/R2 प्लस 1/R3। ये दोनों सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर तो आपसे ये पूछा है कि इन दो तरीकों से प्रतिरोधों को जोड़ा जा सकता है। क्या पता आपसे एग्जाम में पूछ ले कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का सूत्र होता है और समांतर क्रम में किस प्रकार से प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। ये भी आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। तो ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, और 1/R ये समांतर क्रम में होगा बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर चीजें आ गई बात समझ में कि प्रतिरोधों को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। दोनों क्रम मैंने बता दिए, दोनों में प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा। लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा, इस चीज को समझिए। किसी इकाई क्षेत्र सतह पर, किसी इकाई सतह के क्षेत्र पर लगने वाला जो बल है, अभिलंब बल है, उसको दाब बोला जाता है, और यह होता है P बराबर F/A। P यहां पर क्या है, प्रेशर है अर्थात दाब है। बल की बात करें तो F की बात करें तो ये क्या आपका बल है, फोर्स है, और A की बात करें तो यह आपका क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल। अब इससे समझ जाओगे, इस प्रश्न का आंसर भी इससे आपका आ जाएगा। तो यहां पर देखिए P किसके है, समानुपाती F/A बोल सकते हैं, या फिर P समानुपाती 1/A बोल सकते हैं। देखिए इस चीज को समझने के लिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर P समानुपाती F/A है। अब यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है कि लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा। यदि यह क्षेत्रफल कम होता है, A कम होता है, तो दाब क्या होगा, सीधी सी बात है, अधिक होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। और यदि क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब क्या होगा, कम होगा। जितना क्षेत्रफल कम होगा उतना दाब अधिक होगा, और जितना क्षेत्रफल अधिक होगा उतना दाब कम होगा। तो ये डाउट यहां पर आपका क्लियर होना चाहिए। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे आपको ये पता होना चाहिए, इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर तो पूछा है कि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा, और यदि आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल अधिक है तो दाब क्या होगा। ये दोनों जो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन यदि आपके सामने आती हैं तो दाब क्या होगा, ये आपको यहां पर मैंने बता दिया है। अच्छे से आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक भौतिक राशि की पहचान करें जो सदिश नहीं है। देखिए दो राशियां होती हैं, एक तो अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, जिसमें केवल परिमाण होता है, और सदिश राशि क्या होती है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्या होती है, दिशा भी होती है। तो इन राशियों में यहां पर आपसे पूछा है कि सदिश नहीं है, कहने का मतलब तीन राशियां सदिश हैं, एक राशि अदिश है ऑप्शन में, और ये हमसे पूछा है। तो यहां पर दूरी देखिए, दूरी क्या होगी, अदिश राशि होगी, केवल इसमें परिमाण होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। देखिए विस्थापन बल हो गया आपका, त्वरण हो गया। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। फोर्स के बारे में बात करनी है हमने, बल और एक विस्थापन। ये तीनों क्या है, सदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी पता चलता है। किसका पता चलता है, दिशा का। विस्थापन हुआ है किस दिशा में, बल लगा है किस दिशा में, त्वरण वेग की बात कर रहे हैं तो दिशा का तो पता चलेगा, ठीक है। तो ये तीनों राशियां हैं सदिश राशि। और यहां पर जो हमसे प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी सदिश नहीं है, वो दूरी है जो कि सदिश राशि नहीं है। क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण का पता चलता है, दिशा का पता नहीं चलता। तो अब किसी भी राशि से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। आपको यहां पर यह पता चला कि सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि में केवल परिमाण ज्ञात होता है, और सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात होती है। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और कोई झंझट आपको नहीं रखना है। सिर्फ इससे आपसे पता चल जाएगा कि राशि सदिश है या अदिश है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवहन वेग के परिमाण के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है। यहां पर पूछ रहा है कि अपवहन वेग बटे विद्युत क्षेत्र ये बराबर होता है आपका म्यू, और ये कहलाता आपका गतिशीलता। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए किसी चालक का अपवहन वेग, स्थिर ताप पर किसी चालक का अपवहन वेग तथा चालक के प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के अनुपात को, चालक के प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के अनुपात को वो जो धारावाहिक चालक है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी क्या बोला जाता है, धारावाहिक इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहा जाता है। और यही हमसे यहाँ पर परिभाषा के रूप में पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। सीधा सा यदि सूत्र ध्यान रखना चाहते हो, फॉर्मूला ध्यान रखना चाहते हो, तो अपवहन वेग बटे विद्युत क्षेत्र बराबर गतिशीलता। ठीक है, क्लियर चीज है, आ गई बात समझ में। तो अच्छे से प्रश्न को समझते हुए चलना है। ये साइंस से थोड़ा सा दिमाग लगाना तो इसमें बनता है, इसी प्रकार से समझोगे तो प्रश्न ध्यान से अपने आपके दिमाग में बहुत समय तक रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। ब्राउनियन गति की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, ये हमसे यहां पर पूछ रहा है। तो किसके द्वारा की गई थी, नाम से ही आपको यहां पर पता हो जाना चाहिए। ब्राउनियन गति रॉबर्ट ब्राउन, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन ए क्या होगा, एकदम सही आंसर होगा हमारा। देखिए कोलाइडी जो विलयन होता है, उस कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं, कोलाइडी विलयन की बात करें, उसमें जो कण होते हैं, उन कणों की जो गति होती है वो कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। मेढ़ी कोलाइडी विलयन में जो कणों की गति होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, और वो जो गति होती है टेढ़ी मेढ़ी, वो कणों के परिक्षेपण के कारण ही होती है, और उसी गति को बोला जाता है ब्राउनियन गति। क्या बोला जाता है, ब्राउनियन गति। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। याद कर लेना, ब्राउनियन और यहां पर ब्राउन। अब तो आप इसका आंसर कभी भी गलत नहीं करोगे, आपको पता चल गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कैल्शियम तत्व का निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमेशा आपके सामने प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, रेलवे में हमेशा पूछती है। देखिए कैल्शियम की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है, इसको Ca से डिनोट करते हैं। अब बात है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 20 होता है। कितना होता है, 20। अब पहले अष्टक में 2 आएंगे पहले में, ठीक है, फिर 8 आएंगे, उसके बाद 8, कितने हो गए, 8, 16 और 2, 18, इसके बाद 2। अब देखिए ऐसा कहां पर है, ऐसा है ऑप्शन सी में, 2, 8, 8, 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। 6 2 8 2 10, 10 6 16, 2 18, 2 20 हो गए पूरे। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। ध्यान रखना कम से कम आपके 30 नंबर तक तो परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए आवर्त सारणी के तत्वों के, उसी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हो। यहां पर यदि कैल्शियम का आपको परमाणु क्रमांक नहीं पता होता तो 1% भी आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं ज्ञात कर सकते। तो हमें पता था कि इसका 20 है, तो फिर क्या होगा, पहले में 2, दूसरे में 8 पूरा होगा, तीसरे में 8 होगा। अब बचे कितने, वो 2 ही आएंगे, और तो बाकी कहां से आने वाला है, तो 2 क्या हो गई, लास्ट वाले में आ गए। तो 2 8 8 2, ये क्या है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। वैसे हम करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। कोई भी छात्र है दूध में नींबू की बूंद मिलाता है,
तो कौन सी अभिक्रिया होती है? देखिए जाहिर सी बात है, दूध में यदि हम नींबू डालेंगे तो दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, या दही भी जम जाता है नींबू का क्योंकि खट्टा है, उससे क्या होता है, वो अभिक्रिया कहलाती है आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसमें देखिए जो दूध का प्रोटीन वाला भाग हो ना, वो एक तरफ ठोस बन जाता है और जो जल है वो यहां पर अलग दिखाई देता है। उसी प्रकार से जैसा दही में होता है, देखिए दही दूध में जिमाते हैं तो क्या होता है, दही दूध का जो प्रोटीन वाला भाग है, प्योर जो दूध है, वो क्या हो जाता है, जम जाता है। लेकिन जो जल होता है ना, वो हमेशा देखना दही के ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि वो अलग हो जाता है उससे। किससे? दूध के प्रोटीन वाला भाग जो ठोस बनता है उससे यहां पर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। वही कंडीशन आपकी नींबू वाली है। ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां रखा गया है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें धातुओं का स्थान कहां पर है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए जो आवर्त सारणी है ना, उस आवर्त सारणी के शीर्ष के बाईं ओर, शीर्ष के बाईं ओर जो है वो धातुओं को रखा गया है। तो यहां पर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट होगा। अब हमें पता चल गया कि धातुओं को शीर्ष के बाईं ओर रखा गया है। इसके बाद दाईं ओर रखा गया अधातुओं को। यदि आपसे पूछ ले अधातुओं को तो वो दाईं ओर रखा गया है। साथ ही इन दोनों के बीच में उपधातुओं को रखा गया है। इन दोनों के बीच में किसको रखा गया है, उपधातुओं को। तीनों के बारे में आपको पता चल गया, धातुओं को कहां रखा गया, अधातुओं को कहां रखा गया और उपधातुओं को कहां रखा गया। फिर से देख लीजिए इसको कि आवर्त सारणी के शीर्ष के बाईं ओर रखा गया आपकी किसको, धातुओं को रखा गया है, उसके दाईं ओर अधातुओं को, और दोनों के बीच में रखा गया है उपधातुओं को। क्लियर चीजें, तीनों के बारे में पता चल गया कि आवर्त सारणी में इनका स्थान कहां कहां पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जस्ता का एक एस्क है? जस्ता अर्थात जिंक का यहां पर आपसे एस्क पूछ रहा है, तो जिंक का एस्क क्या होगा, कैलेमाइन। क्या होगा, कैलेमाइन। ऑप्शन ए एकदम हमारा सही आंसर होगा। देखिए अब यहां पर आपके सामने 3 एस्क और है। इन तीनों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका आता है क्रायोलाइट। क्या आता है, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट किसका एस्क है, एल्यूमिनियम का। किसका है, एल्यूमिनियम। ठीक है, अर्थात Al, एल्यूमिनियम का एस्क है क्रायोलाइट। इसके बाद डोलोमाइट मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम का है। इसके बाद आपका आता है हेमेटाइट। कौन सा आता है, हेमेटाइट, लोहे का एस्क। किसका है, लोहे का एस्क है हेमेटाइट। चारों आपको पता होने चाहिए। जिंक जस्ते का एस्क कैलेमाइन है, एल्यूमिनियम के एस्क की बात करें तो वो क्रायोलाइट है, साथ में मैग्नीशियम का जो एस्क है वो डोलोमाइट है, और लोहे का जो एस्क है वो कौन सा है, हेमेटाइट है। ठीक है, 4 एस्क आपको यहां पर पता चल गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वही सेम प्रश्न रिपीट हो गया। देखिए, राना ट्रिगना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? राना ट्रिगना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? ट्रिगिना किसका है, एशियाई मेंढक का। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। जो एशियाई मेंढक होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम है राना ट्रिगिना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? कह सकते हैं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री है, जो प्रोटीन कारखाना है, वो किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। और राइबोसोम की जो खोज है वो किसने की थी? पैलाडे ने की थी। किसने की थी? पैलाडे ने। ठीक,
अब यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कोशिका की जो आत्मघाती थैली है वो किसे कहा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको बोला जाता है, ये आपको इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने यहां पर आपको बता दिया कि कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री है, जो प्रोटीन का कारखाना है, वो राइबोसोम को कहा जाता है, जिसकी खोज की थी पैलाडे ने। किसने की थी खोज? पैलाडे ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट, किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है? किण्वन की जो किण्वन की प्रक्रिया है वो अपूर्ण ऑक्सीकरण होती है। कैसी होती है? अपूर्ण ऑक्सीकरण। ये भी पूछ सकता है कि किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार का ऑक्सीकरण होता है किण्वन में, और किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी किस में होती है? ईस्ट में होती है। किस में होती है? ईस्ट में। ठीक है, किण्वन की प्रक्रिया किस में होती है? ईस्ट में। यहां पर इसको मिटा दीजिए, ऑप्शन बी यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किण्वन की जो प्रक्रिया है वो किस में पूर्ण होती है? ईस्ट में पूर्ण होती है, और किण्वन की जो प्रक्रिया है वो एक अपूर्ण ऑक्सीकरण होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु कहां स्थित होगी? कोई भी आपका अवतल दर्पण है, जैसे ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है ये कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब पूछ क्या रहा है कि वस्तु कहां पर रखें? तो वस्तु देखिए, ये आपका सी हो गया, यहां पर हम वस्तु रखते हैं वक्रता के अंदर से परे, तो ये हो गया ए और बी। ठीक है, यहां पर फोकस बिंदु से आया। ठीक है, ये हो गया आपका फोकस बिंदु, ये जाएगा यहां पर और प्रतिबिंब बना यहां पर। ठीक है, बी डैश ए डैश। तो क्या बना? वस्तु कहां रखी गई? वक्रता के अंदर से परे वस्तु रखी गई। ऑप्शन बी में यहां पर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, लेकिन वस्तु से क्या है? छोटा बना है। आ गई बात समझ में? तो अवतल दर्पण में यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। क्लियर पॉइंट? आ गई बात समझ में? चले अगला प्रश्न देखिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एकदम इजी सा सवाल है, छोटे बच्चों का सवाल है, इसको तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, किसका है? एम्पियर। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो जूल होता है। ऊर्जा को ई से और जूल को जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, वोल्ट को वी से करते हैं। विद्युत विभवांतर या बोल सकते हैं विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, कूलाम आवेश का मात्रक होता है, कूलाम। ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसको क्यों से डिनोट करते हैं। आ गई बात समझ में? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं। जूल ऊर्जा का होता है, वोल्ट होता है विद्युत विभवांतर का, और आवेश का मात्रक ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस रूप में होती है? कोई भी परिनालिका है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अब यहां पर आपसे क्या पूछा है कि उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं वो किस प्रकार की होती हैं? समानांतर रेखाएं होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? समानांतर। देखिए प्रश्न को देखिए कि कोई भी परिनालिका है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो समानांतर रूप में होती है। किस रूप में होती है? समानांतर रूप में होती है। अगला प्रश्न देखिए। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में जो धनावेशित कण है वो कैनाल किरणें कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैनाल किरणें। इन किरणों की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने इन किरणों की खोज की थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए।
फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? फेरस सल्फेट FeSO4 जो होता है आपका फेरस सल्फेट, इसको यदि हम गर्म करते हैं तो कौन से उत्पाद का निर्माण होता है? फेरिक ऑक्साइड का। किसका होता है? फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। साथ में बनता आपका एक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और एक बनता आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्पाद बनते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एक बनता आपका SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। चलिए, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? कोई भी विलयन है उसमें जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो मापने का पैमाना है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका पीएच पैमाना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए, पीएच स्केल की बात करें, जो पीएच पैमाना है इसमें 0 से 14 तक का मान होता है। कितना होता है? 0 से 14 तक का। इसमें 0 से 7 यदि नंबर है, ठीक है, तो ये आता है, ये दर्शाता है अम्लीय विलयन को। किसको दर्शाता है? अम्लीय विलयन को प्रदर्शित करता है 0 से 7। 7 से 14 की बात करें तो ये क्षारीय विलयन को प्रदर्शित करता है। किसको? क्षारीय विलयन को। और यदि 7 नंबर है तो उदासीन विलयन को। किसको? उदासीन विलयन को प्रदर्शित करता है। तो यह है आपका पीएच स्केल अर्थात पीएच पैमाना, जिस पर किस प्रकार से नंबरों को यहां पर रखा गया है। 0 से 14 तक इसमें नंबर होते हैं, 0 से 7 तक यदि आता है तो अम्लीय विलयन है, 7 से 14 क्षारीय विलयन है और 7 नंबर उदासीन विलयन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कार्बन के जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य दोहरा बंध होता है, ये बता रहा है कि कार्बन के जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य दोहरा बंध होता है उनको क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है असंतृप्त यौगिक। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए, कार्बन कार्बन दोहरा और तिहरा जो बंध है जिन यौगिकों में होता है उन्हें क्या बोला जाता है? असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, वे यौगिक, वे पदार्थ जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है, उनको संतृप्त यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतृप्त यौगिक कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जिसमें डबल और ट्रिपल बंध होंगे कार्बन कार्बन के मध्य जिन यौगिकों में, उसको असंतृप्त यौगिक कहा जाएगा। और जिन यौगिकों के कार्बन कार्बन में एकल बंध पाया जाता है उनको संतृप्त यौगिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, वंशागति के जो नियम है उनका जो प्रतिपादन है वो ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था। किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। और 3 नियम बताए थे वंशागति के। कितने नियम? 3 नियम। वो 3 नियम कौन कौन से हैं? पहला आपका प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, ठीक है। दूसरा आपका पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोला जाता है। तीसरा आपका स्वतंत्र अपवहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। ठीक है, ये वंशागति के 3 नियम बताए थे किसने? ग्रेगर मेंडल ने। तीनों नियम आपको पता होना चाहिए। यहां पर तो सबसे पहले हमें यह पता चला कि वंशागति के जो नियम हैं उनका प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर मेंडल ने किया था। और 3 नियम दिए थे। 3 नियम कौन कौन से हैं? एक तो प्रभाविता का नियम है, एक पृथक्करण का नियम है, एक स्वतंत्र अपवहन का नियम है। ये 3 नियम हैं वंशागति के जो ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिए गए। देखिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी अभिक्रिया जल में अम्लीय लवण उत्पन्न करती है? इनमें से कौन सी अभिक्रिया जल में अम्लीय लवण उत्पन्न करती है? वो आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी है? अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए, जब 2 विलयों को मिलाया जाता है उनके मध्य जो अभिक्रिया होती है तो उसमें एक श्वेत पदार्थ का निर्माण होता है। किसका? श्वेत पदार्थ का निर्माण होता है।
ठीक है। ये श्वेत पदार्थ क्या होता है, जल में अविलय होता है। इस पदार्थ को अवक्षेपण पदार्थ बोला जाता है और इनके मध्य जो अभिक्रिया हुई है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। आ गई बात समझ में, अवक्षेपण अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो केला खाते हो आप, उस केले में प्रचुर मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? पोटेशियम। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। पोटेशियम जो पोषक तत्व है किस में पाया जाता है? केले में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। तो ये थे हमारे साइंस के सुपर 30%। क्या है? सुपर 30%। क्लास कैसी लगी आपको? यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कोई भी डाउट है कमेंट कर देना। यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।